हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो कंटेंट मैं आपके साथ कराने जा रहा हूँ वो पार्ट 4 है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट का। और इससे पहले पार्ट 3 तक मैं करवा चुका हूँ जिसमें मैंने सेक्शन 21 तक आपको करवाया था। तो आज ये लास्ट पार्ट है जिसमें सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 35 तक करा के ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कानून है ये पूरा खत्म करवा दूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार बेल आइकन प्रेस करके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पे आपको बाकी तीन पार्ट भी मिल जाएंगे और उसके अलावा 70+ वीडियोस आपको लेबर लॉस पे मेरी मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे सीआरपीसी की 40+ वीडियो सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। तो देखिए, आज सबसे पहले हमें कराना है पेनल्टीज। सेक्शन 21 तक मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया, पार्ट 3 में ये लास्ट पार्ट है आज। सेक्शन 22 ऑब्स्ट्रक्शंस। पेनल्टी का ज़्यादा कुछ इतना दिक्कत भी नहीं है। अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और कोई व्यक्ति विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करने देने से, उसको एग्जामिन करने देने से, उसको इंक्वायरी कंडक्ट करने देने से, कोई व्यक्ति विलफुली ये चीज नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर मना कर रहा है कि नहीं मैं तो आपको इंस्पेक्शन नहीं करने दूंगा अपने प्रेमाइसेस में, मैं आपको अपनी एस्टैब्लिशमेंट में एग्जामिनेशन नहीं करने दूंगा, आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से बात नहीं कर सकते, आप मेरे अदर एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते। तो उस केस में जो इसकी पेनल्टी है वो पेनल्टी है 3 महीने तक की जेल और अप टू 500 का फाइन या फिर बोथ। सेकेंड पार्ट, ये तो हुआ सबसेक्शन 1। 22 सबसेक्शन 2, अगर इंस्पेक्टर ने डिमांड करी कि आप अपने रिकॉर्ड्स लेके आइए, अपना रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय लेके आइए या फिर कोई अपना सर्टिफिकेट लेके आइए जहां पे आपने, अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस की कॉपी लेके आइए, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा रखा है तो उसका एक डॉक्यूमेंट लेके आइए, और आप रिफ्यूज कर देते हैं उस चीज के लिए, तो उस केस में जो पनिशमेंट होगी वो होगी अप टू 3 मंथ्स की पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट या फिर अप टू 500 का फाइन, अप टू 500 का या फिर बोथ। तो ये था आपका सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 23। अगर इंप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं जो इस पूरे कानून के अंदर है, आप उनका कंट्रावेंशन करते हैं, आप उनका कंट्रावेंशन करते हैं। कंट्रावेंशन किस तरीके से, जरा वो भी समझ लीजिए कि आपने कंडीशंस ऑफ लाइसेंस को प्रोहिबिट किया, रिस्ट्रिक्ट किया। जो कंडीशंस ऑफ लाइसेंस है जिसके अंदर ये सारी शर्तें लिखी होती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपको रखने हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या क्या एमिनिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप उस कंडीशंस ऑफ लाइसेंस को वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रावीन करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपको अप टू 3 मंथ्स का, 3 महीने तक की, मिनिमम 3 महीने नहीं, 3 महीने तक की इंप्रिजनमेंट या फिर 1000 रुपए फाइन या फिर दोनों। और अगर आप कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन करते हैं, मतलब कि एक बार आपने ये ऑफेंस कमिट किया और उसके बाद आप कर ही रहे ऑफेंस कमिट, तो आपको 100 रुपए पर डे का फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो 3 महीने वाली पनिशमेंट है ना, इसके अलावा आपको 100 रुपए पर डे का फाइन देना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये वाला जो सेक्शन 23 है ये तब लगेगा आप पे जब आपने कंडीशंस ऑफ लाइसेंस को कंट्रावीन करने की, वॉयलेट करने की कोशिश करी है उस केस में, और इसके लिए कंटिन्यूइंग ऑफेंस पे भी आपको फाइन देना पड़ सकता है। 100 रुपए पर डे का आपको फाइन देना पड़ सकता है जहां से आपने पहला कंट्रावेंशन के बाद। अब सवाल आता है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसमें कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, जिसमें यहां पे कोई स्पेसिफिकली पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो वहां पे अप टू 3 मंथ्स की जेल, अप टू 3 मंथ्स या फिर 1000 रुपए तक का फाइन या फिर बोथ। चलिए, सेक्शन 25, अगर कंपनी ऑफेंस करती है तो किसको प्रोसिक्यूट करें? जो लोग उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई कंपनी का एजेंट हो, जो लोग उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल होंगे कंपनीज के केस में, अगर कंपनी वो ऑफेंस कमिट करती है तो कंपनी के केस में इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। हाँ, अगर ये प्रूफ कर दे कि हमने ड्यू डिलीजेंस से काम किया था और स्टिल ये ऑफेंस कमिट हो गया,
अगर ये अपने ड्यू डिलिजेंस प्रूव कर लें तो ये बच सकते हैं। जो भी डायरेक्टर या मैनेजर अगर ये ड्यू डिलिजेंस प्रूव कर दे कि हमने उस टाइम पे वो सारे एक्शन लिए थे, रीजनेबल स्टेप लिए थे जो लेने चाहिए थे, उसके बाद बावजूद कंट्रावेंशन हो गया या फिर हम इन्वॉल्व नहीं है इस कंट्रावेंशन में, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव कर दे तो उस केस में ये बच जाएंगे। जो भी उस व्यक्ति उस चीज में इन्वॉल्व होगा वो उस चीज पर्टिकुलर ऑफेंस से बच जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर कोई अदर ऑफिसर भी इस चीज में इन्वॉल्व है तो क्या उसको सेम प्रोसिक्यूशन झेलनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। ध्यान रखना, अगर कोई अदर ऑफिसर जिसकी परमिशन से या जिसके जो जानते हुए जानबूझ के कंट्रावेंशन इस कानून के अंदर करता है, इसके अंदर पेनल्टी के अंदर अट्रैक्ट होता है, तो अगर वो भी ऐसा करता है तो भले ही वो डायरेक्टर है या नहीं है, वो ऑफिसर भी उसके अंदर फंस जाएगा। या फिर अगर कोई डायरेक्टर अलग से इन्वॉल्व है तो वो डायरेक्टर भी इसके अंदर फंस जाएगा और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगी। सेक्शन 26, दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉग्निजेंस लेना। कॉग्निजेंस इस केस में, इन केसेस में यहां पे जो कॉग्निजेंस ली जाएगी वो कंप्लेंट पे ली जाएगी। पॉइंट नंबर 1, कंप्लेंट मेड बाय और विथ द प्रीवियस सैंक्शन इन राइटिंग ऑफ द इंस्पेक्टर। इसका मतलब या तो कंप्लेंट, अगर मान लीजिए आपने इस कानून के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया तो वहां पे दो किस्म से ट्रीटमेंट की जाएगी। पहला ट्रीटमेंट तो ऐसे किया जाएगा, या तो इंस्पेक्टर खुद ही कंप्लेंट फाइल करे, या फिर अगर आप कंप्लेंट कोई मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो उस केस के अंदर उसको इंस्पेक्टर से सैंक्शन लेना पड़ेगा, रिटन में सैंक्शन लेना पड़ेगा और उसके बावजूद ही कंप्लेंट फाइल करी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट आपका कॉग्निजेंस ही नहीं लेगा मैटर का, मतलब कोर्ट आपके मैटर को टेकअप ही नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो सेक्शन 26 क्लियरली ये चीज कहता है कि अगर आपको इस कानून के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या फिर किसी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को प्रोसिक्यूट करवाना है तो उसके लिए शर्त क्या है कि आपको कंप्लेंट इन राइटिंग देनी पड़ेगी, या तो इंस्पेक्टर डायरेक्ट दे दे, नहीं तो इंस्पेक्टर के प्रीवियस सैंक्शन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद इसको ट्राई कौन करेगा ऑफेंस को? तो या तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अब तो प्रेसिडेंसीज है नहीं, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, तो वही इसको ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 27 पे, लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। जहां से इंस्पेक्टर की नॉलेज में वो ऑफेंस का कमीशन गया है, वहां से 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, विद इन 3 मंथ्स। मैं दोबारा बता दूं, ये जो 3 महीने का टाइम है वो कहां से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द डेट व्हेन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस केम टू द नॉलेज ऑफ द इंस्पेक्टर। आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्रॉम द डेट व्हेन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस केम टू द नॉलेज ऑफ द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की जानकारी में जहां पे ये आया कि हाँ इस पर्टिकुलर कानून के अंदर एम्प्लॉयर ने, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने किसी किस्म का ऑफेंस कमिट किया है, तो वहां से 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल हो जानी चाहिए, तभी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। मगर ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए ऑफेंस, जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं, उसमें एक ऐसा ऑफेंस भी है जहां पे इंस्पेक्टर के ऑर्डर को डिसोबे किया गया है, जहां पे इंस्पेक्टर के ऑर्डर को डिसओबे किया गया है, तो उस केस में जो कंप्लेंट है वो विद इन 6 मंथ्स भी फाइल करी जा सकती है। उस केस में जो कंप्लेंट है वो विद इन 6 मंथ्स भी फाइल करी जा सकती है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये मैं स्पेशली एक ही केस बता रहा हूं जहां पे इंस्पेक्टर के ऑर्डर को भी डिसओबे किया गया, वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वहां पे 6 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। 6 महीने कहां से? जहां से ऑफेंस कमिट किया गया, ध्यान रखना। 3 महीने था जहां से नॉलेज में आया, लेकिन 6 महीने जहां से वो ऑफेंस कमिट किया गया, वहां से 6 महीने के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 28, अब सारा मिसलिनियस पोर्शन है। इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर का प्रोविजन लगभग हर कानून में सेम ही है। कौन अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर को? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इनके काम क्या क्या है? तो ये आपके रीजनेबल आवर्स में उस साइट पे विजिट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वहां पे किसी को एग्जामिन कर सकते हैं, वहां पे रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को सीज कर सकते हैं,
उनको अदर पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, लगभग हर कानून में जो लेबर लॉ आप अगर पढ़ रहे हैं रेगुलर, तो आपको हर कानून में सेम ही मिलेगा। अदर पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट डाला हुआ है कि अगर इंस्पेक्टर ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, अगर इंस्पेक्टर ने बोला कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, किसी को भी बोला है, तो उस व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, वो लीगली बाउंड है। और वो लीगली बाउंड की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 175 और सेक्शन 176 ऑफ द आईपीसी से कॉन्टेक्स्ट है। मतलब कि अगर आपको बोला गया प्रोड्यूस करने के लिए और आप नहीं प्रोड्यूस करते, तो आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया सेक्शन 175 और 176 के अंदर कि व्हेन यू आर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट एंड इफ यू रिफ्यूज और इफ यू डिनाई टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, देन अ सेपरेट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 175 एंड 176 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके अलावा जो सर्च एंड सीजर के प्रोविजन है कि कोई डॉक्यूमेंट छानबीन करना, रजिस्टर को सीज कर लेना, वो सीआरपीसी में जो पावर्स हैं वो सेम पावर होगी, वो सेम प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 29, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर की ये जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर की ये ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है? कि वो रजिस्टर मेंटेन करें। और रजिस्टर में क्या क्या होगा? तो डिटेल होगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सीएल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डिटेल होगी। उसको क्या वेजेस पे किए जा रहे हैं, किस रेट पे किए जा रहे हैं, उसका रेट ऑफ वेजेस होगा। और अदर रिक्वायरमेंट, अगर जो भी रिक्वायरमेंट वहां पे स्पेशली मेंशन हो वो हो सकती है। तो ध्यान रखना कि ये कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इस पर्टिकुलर बात को एग्जिबिट करके रखेंगे अपने प्रेमाइसेस के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, क्या एग्जिबिट करेंगे? आवर्स ऑफ वर्क, नेचर ऑफ ड्यूटी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंप्लॉयड है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करे, तो उनको वो कितने घंटे काम करते हैं, उनका क्या किस नेचर का काम है, किस प्रोफाइल में वर्क करते हैं, किस प्रोसेस में, किस ऑपरेशन में वो वर्क करते हैं, ये चीज कॉन्ट्रैक्टर या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एग्जिबिट करके रखेगा। मतलब ये पब्लिकली आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितनी देर काम करता है, किस पर्टिकुलर काम में यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन्वॉल्व है। नाउ सेक्शन 30, सेक्शन 30 कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने अलग से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ बना रखी है या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ बना रखी है, अलग से बनाई हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्रीमेंट या वो स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना, वो अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा? फिर अप्लाई हो जाएगा ये वाला कानून, क्योंकि इस कानून के अंदर मिलने वाली एम्यूनिटीज, इस कानून के अंदर मिलने वाला जो बेनिफिट है, जो कि स्पेसिफिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, वो उसको मिलेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने कोई एग्रीमेंट बना रखा है या फिर इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में स्टैंडिंग ऑर्डर है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेट्रीमेंटल है, उसके लिए हार्मफुल है, उसके लिए प्री जुडिशियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून अप्लाई होगा, वो एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होगा। मगर अगर एग्रीमेंट बेनिफिशियल हो, अगर एग्रीमेंट बेनिफिशियल, नॉट बेनिफिशियल फॉर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, अगर एग्रीमेंट बेनिफिशियल हो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, तो लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप एग्रीमेंट अप्लाई कर दो। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कोर पर्पस है उसको समझने की बात है कि यहाँ पे कोर पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अच्छे रेट ऑफ वेजेस दिलवाना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो अगर कोई एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने अलग से बना रखा है अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अगर वहां पे उसको बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो यहां पे लॉ कह रहा है कि वैसे तो एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता, मगर अगर बेनिफिशियल हो, किसके फेवर में? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के फेवर में टिल्टेड हो, तो अप्लाई कर देंगे। नहीं तो ये वाला कानून तो अप्लाई हो ही रहा है। कौन सा वाला? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। और ये वाला कानून आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रिक्लूड भी नहीं करता एग्रीमेंट बनाने से। मतलब कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहे तो एग्रीमेंट बना सकता है, मगर वो एग्रीमेंट बेनिफिशियल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए। सेक्शन 31,
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कुछ क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को, इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है, उनके रिस्ट्रिक्शंस को एग्जेम्प्ट कर सकती है या रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर सकती है। सेक्शन 31 बस इसी के लिए है। नाउ सेक्शन 32, जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर या फिर लाइसेंसिंग ऑफिसर स्टेप लेते हैं गुड फेथ में, उस एक्शन के लिए उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सरकारी एम्प्लॉय हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और आप उनके काम की वजह से आप उन पे केस नहीं कर सकते। दूसरा, गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तो आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या सूट उनके खिलाफ नहीं ला सकते। नाउ सेक्शन 33, आपका कानून खत्म ही हो गया। सेक्शन 33, पावर टू गिव डायरेक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इस कानून को एग्जीक्यूट कराने के लिए डायरेक्शन दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि इस प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। सेक्शन 34, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूशन में डिफिकल्टी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में छाप के डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है, एक्सप्लेनेशन दे सकती है, बोल सकती है कि इस वाले सेक्शन को कैसे इंटरप्रीट करना है, वो कर सकती है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। नाउ लास्ट सेक्शन, जिसके बाद ये कानून खत्म आपका, पावर टू मेक रूल्स। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास रूल बनाने की पावर है। किसके रिगार्डिंग रूल बनाने की पावर है? बहुत सारी चीजें, तो मैं आपको कुछ बता देता हूं। सबसे पहला कि कहां पे कमिटी की मीटिंग होगी, उनका कोरम क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट को किस तरीके से रजिस्टर किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा जिसके लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्टर, उसका फॉर्म में कितनी फीस लगेगी, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर जो है किस तरीके से करेगा, उसके बाद लाइसेंस को किस शर्त के अंदर वेरी या अमेंड किया जा सकता है, किस मैनर में अपील फाइल किया जाएगा, अपील फाइल करने का प्रोसेस क्या होगा, ये सारा सेक्शन 35 के अंदर है। जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो कितने टाइम में प्रोवाइड करी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, कैंटीन कैसी होगी, क्या खाना मिलेगा, रेस्ट रूम कितने साइज का होगा, ये सारी फर्स्ट एड बॉक्सेस कहाँ कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें इसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 35 के अंदर रूल बनाने की पावर रखती है अपने अपने रिस्पेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। तो इसके साथ आपका ये वाला कानून खत्म हो गया। तो अगला कानून मैं प्रोविडेंट फंड का लेबर लॉज के साथ आपके साथ कराने वाला हूं, जिसके बाद मैं आपके जो नए कोड्स आए हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा और आई होप कि वो कंप्लीट मैं कराऊंगा और आपको पूरे यूट्यूब पे वो कोड सेक्शन बाय सेक्शन और कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आई एश्योर यू दैट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।